सोचिए, एक आधे किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा बर्फीला पत्थर गिरता है 17,000 फीट की ऊंचाई से 4,000 फीट की गहराई में। क्या तबाही का मंजर होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत। नेपाल में आई तबाही की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूरी तबाही की शुरुआत आखिर हुई कहां से? क्या ये सिर्फ बाढ़ थी? क्या इसके पीछे कोई भूकंप था? या फिर ग्लेशियर के अंदर छिपी कोई ऐसी ताकत अचानक बाहर आई जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी को तबाही के रास्ते में धकेल दिया? एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हुई हिमालय की ऊंचाइयों पर और जिसका असर पहुंच गया नदी के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर नीचे तक। एक ऐसा टुकड़ा जिसकी चौड़ाई करीब 2000 फीट, अंदाजा लगाएं तो आधे किलोमीटर से भी ज्यादा थी। और जब ये टुकड़ा करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से टूटकर 4,000 फीट नीचे घाटी में गिरा तो सिर्फ बर्फ ही नहीं गिरी, पहाड़ का एक ऐसा हिस्सा टूटा, चट्टाने और मलबे नीचे आए। देखते ही देखते पूरी नदी एक विनाशकारी हथियार में बदल गई। चट्टान और मलबा एक साथ इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका असर कितना भयानक होगा। इसी टक्कर ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसका अगला पड़ाव था लेहेंद खोल नदी। असली खेल यहीं से शुरू हुआ। ग्लेशियर का यह हिस्सा नीचे गिरा तो अपने साथ बर्फ, चट्टान और भारी मलबा लेकर आया। ये मलबा नदी के रास्ते जा जम हुआ, नदी का बहाव रुक गया और कुछ ही समय में वहां पानी जमा होने लगा। यानी पहाड़ ने खुद अपने रास्ते में एक प्राकृतिक बाधा बना दिया। अब इस अस्थायी बाधा के पीछे पानी लगातार बढ़ता रहा, दबाव बढ़ा और फिर अचानक वो अवरोध टूटा और जो पानी जमा था एक साथ नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। बर्फ से पानी और पानी से तबाही। और यहीं से शुरू हुआ असली चेन रिएक्शन। पहाड़ से आया मलबा, नदी में जमा पानी और फिर अचानक टूटा प्राकृतिक बांध। इन तीनों ने मिलाकर एक ऐसा सैलाब पैदा किया जिसने रास्ते में आने वाली सड़कें, पुल, इमारत और दूसरे बुनियादी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ का पानी आगे बढ़ता गया। लेहेंद खोला से भोटे कोसी, फिर त्रिशूली और आगे नारायणी नदी तक इसका असर देखा गया। यानी जिस तबाही की शुरुआत पहाड़ की ऊंचाई पर हुई थी उसका असर बहुत दूर तक पहुंच गया। लेकिन भूकंप का क्या? इस घटना के तुरंत बाद खबर आई कि करीब 8:37 पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। शुरुआत में आशंका जताई गई कि शायद इसी भूकंप ने ग्लेशियर या चट्टानों को हिला दिया। यूएसजीएस की आगे की जांच में सामने आया कि जिसे शुरुआत में 4.4 तीव्रता का भूकंप समझा गया था वह वास्तव में ग्लेशियर, चट्टान और मलबे के धंसने से पैदा हुई भूकंपीय गतिविधि थी। यानी भूकंप ने ग्लेशियर नहीं गिराया, बल्कि ग्लेशियर के गिरने ने भूकंप जैसी कंपन पैदा किया था। और यही है इस तबाही की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी। एक तरफ हजारों फीट ऊपर ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, दूसरी तरफ नीचे नदी का रास्ता बंद हो गया। फिर पानी जमा हुआ, प्राकृतिक बांध टूटा और देखते ही देखते वह पानी मलबा और तेज रफ्तार के फ्लैश फ्लड में बदल गया। यानी यह सिर्फ बाढ़ नहीं थी, यह एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला थी जिसमें ग्लेशियर, मलबा, नदी और पानी का जमाव, अचानक टूटना और फिर फ्लैश फ्लड, सब एक दूसरे से जुड़ते चले गए। नेपाल की इस तबाही ने एक बार फिर बता दिया है कि हिमालय सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का इलाका नहीं है। यहाँ पहाड़ पर होने वाली एक छोटी सी हलचल भी नीचे की पूरी घाटी के लिए खतरा बन सकती है। और इस बार मुसीबत की जड़ कोई शहर नहीं था, कोई बांध नहीं था, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, बल्कि हजारों फीट ऊपर ग्लेशियर का टूटा हुआ एक विशाल टुकड़ा था। एक ऐसा टुकड़ा जो पहाड़ से गिरा, नदी से टकराया और फिर अपने साथ तबाही का एक ऐसा सिलसिला लेकर आया जिसने नेपाल और तिब्बत की सीमा से लेकर नीचे की नदी घाटियों तक सब कुछ हिला दिया। यही है नेपाल के महाप्रलय की इनसाइड स्टोरी। इसी तरीके की और खबरों के लिए आप जुड़े रहें 6 टीवी भारत के साथ।